वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है अंतिम दौर 2 और इस पाठ का ये सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि लेखक कह रहे हैं कि किस प्रकार से गांधी जी के आने के बाद उन्होंने जीवन की वास्तविकता को देखा कि जो खेतीहरा जो वर्ग था उनके बारे में उन्होंने आंखों देखी सच्ची हालत अवस्था देखी थी। और इस प्रकार उन्होंने गांधी जी के द्वारा जो उन्होंने कदम उठाया था कि जो उनकी जो विकास कार्य जो थी प्रक्रिया वो कैसे थी, धीरे धीरे आगे बढ़ना। क्योंकि वो अपने साथ आम जनता को लेकर चलना चाहते थे। इस प्रकार वह चारों ओर से विचार करके अपने हर डिसीजन को, अपने हर निर्णय को लेते थे। आगे लेके कहते कि जिस भारत को वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे, उसके बारे में उनका विचार था। अब देखिए, उन्होंने किसी उच्च वर्ग या मध्य वर्ग इसके बारे में नहीं सोचा था, बल्कि पूरे भारत देश के बारे में वो सोच रहे थे। वो यहाँ पर लेखक ने आगे उनके सपनों का भारत किस प्रकार से होना चाहिए, इसका वर्णन खुद गांधी जी के द्वारा, शब्दों के द्वारा लिखा हुआ है। उनके बारे में कि अपने देश का किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में अपना इच्छाओं को व्यक्त करते हुए उनके विचार के बारे में लिखते हैं। मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज प्रभावी है। अब देखिए, वह उनका क्या मानना था, क्या इच्छा थी कि इस देश को प्रत्येक प्रांत के बड़े से बड़े लोगों को लेकर, उच्च वर्ग से लेकर गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस देश को खुद का देश माने। और क्योंकि यह धरती माता हमारी है, यहाँ पर हमारा अधिकार है। उसका देश है जिसके निर्माण में उसकी आवाज प्रभावी है। और इस देश की निर्मिति में, उसके विकास में, उसके हर किसी भी कार्य में वह उसका कार्य महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का कार्य महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जैसे हमारा जो परिवार होता है, हमारा घर होता है, अब हमारे घर के विकास के लिए घर का, परिवार का हर सदस्य कार्य करता रहता है। हर सदस्य अपने परिवार के बारे में सोचता रहता है किस प्रकार से उसका माहौल अच्छा रहे, वह दिन ब दिन उसकी प्रगति हो, आगे बढ़े। इस प्रकार जब परिवार का हर सदस्य सोचता है, तो उसी प्रकार गांधी जी भी चाहते थे कि यह भारत पूरा एक बड़ा परिवार है और उस परिवार में रहने वाला प्रत्येक सदस्य, चाहे वह गरीब आम जनता ही क्यों न हो, वह भी इसके विकास के बारे में सोचे। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे। अब देखो, हमारे परिवार में जो भी सदस्य होते हैं उसमें हम उच्च नीचता का भेदभाव करते हैं नहीं। तो उसी प्रकार हमारा भारत देश भी हमारा परिवार है। और वह भी चाहते थे कि हमारे इस देश में किसी भी लोगों के बीच में उच्चता का, नीचता का वर्ग या भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे समभाव से रहेगी। वह ऐसा भारत चाहते थे कि जिसमें सारी जातियां समभाव, एक भाव, एकता के भावना से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। अब देखिए, वो क्या चाहते थे कि जितनी भी बुराइयां है वह सारे भारत से मिटा दे और एक अच्छा, सुंदर, सुनहरा भारत की निर्मित हो। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार होंगे। अब देखिए, देखते ना हम, अगर आपको निबंध लिखने के लिए कहेंगे तो लिखते नहीं, सारी चीजें आप लिखते हैं कि आज, जब एक जमाना था कि पुरुष प्रधान संस्कृति थी, लेकिन आज कैसे हो गई है, स्त्रियां और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं माना जाता था। उसकी नींव किसने देखी थी? यह सपना किसका था? महात्मा गांधी इनका सपना था। और आज हम देखते हैं वो वास्तव में सच में हो गया है। भारत का सपना, गांधी जी का जो भारत के लेकर जो सपने थे वह पूरे हो गए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं माना जाता। जो पुरुषों को अधिकार मिलते हैं वह स्त्रियों को भी दिए जाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने उस समय यह सपना देखा था कि उनके भारत देश में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार होंगे। यही मेरे सपनों का भारत है।
जहां उन्हें अपने हिंदू विरासत का गर्व था। आप देखो, उन्हें अपने इस भारत की विरासत पर हमेशा गर्व था। उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया। सार्वभौमिक मतलब जहाँ पर सर्वधर्म समभाव माने जाते हैं। तो इस प्रकार हिंदू धर्म को उन्होंने सर्वधर्म का समभाव मानने का एक आधार स्तंभ माना है। सत्य के घेरे में सब धर्म को शामिल कर लिया और इस प्रकार उन्होंने अपने जो विचार रखे थे अपने भारत के अंदर सारे धर्म को समाहित कर लिया था। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया। अब देखिए, हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे देश की सांस्कृतिक, हमारे देश के द्वारा हमें बहुत सारे विरासत के रूप में संस्कृतियां मिली है, सांस्कृतिक मिले है। तो इन सांस्कृतिक विरासत को कोई छोटा न माने, उसकी संकीर्णता, उसकी सीमा जो है वो मर्यादित न हो बल्कि वह अमर्यादित हो जाए। उन्होंने लिखा है, भारतीय संस्कृति न हिंदू है, न मुसलमान है, न पूरी तरह से कुछ और है, यह सबका मिला जुला रूप है। देखिए, अब जैसे हारों की माला देखी है कि हार माला में तरह तरह के फूल होते हैं। एक तरह का, एक रंग का, एक प्रकार का फूल नहीं होता है। जब तरह तरह के अलग अलग फूलों से माला बनती है, कितनी सुंदर लगती है। तो इसी प्रकार हमारे भारत देश में भी अलग अलग धर्म के, संप्रदाय के, वेशभूषा पहनने वाले, खान पान के लोग दिखाई देते हैं। तो लेखक यही कहना चाहते कि गांधी जी का मानना था कि भारतीय संस्कृति न हिंदू है न मुसलमान है, और वह भारतीय जो संस्कृति है वह कैसा है, सारे धर्मों का, संप्रदाय का एक पूरा मिला जुला रूप है। उन्होंने आगे लिखा है, मैं चाहता हूं कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृति जितनी स्वतंत्रता से संभव हो उतनी स्वतंत्रता से फैले। अब मेरे घर के पास का अर्थ क्या है कि हमारे देश में, अब भारत देश हमारा परिवार ही है ना, हमारा घर ही है। तो इसलिए मैं कहती कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृति, जैसे हम हमारे घर में स्वतंत्रता से सारे व्यवहार करते हैं, तो उसी प्रकार हमारे पूरे भारत देश, इस घर में पूरे देशों की संस्कृति स्वतंत्रता के साथ सारे लोगों में दिखाई दे। अब किसी पर बंधन न हो किसी प्रकार के कि यह संस्कृति तुम्हारी है तो तुम ही अपनाओ, हमें नहीं। तो ऐसा नहीं, हर किसी को मन चाहे संस्कृति अपनाकर स्वतंत्रता से वह फैले, लेकिन उसमें से कोई मेरे पैर उखाड़ दे, मुझे यह मंजूर नहीं है। अब देखिए, इस विकास के, ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा देश है, और उसके विकास के समय अगर मैं किसी पर कोई स्वतंत्रता नहीं दिखाना चाहता हूँ और नहीं किसी की स्वतंत्रता को मैं आंच आने देता हूँ, तो इसके लिए अगर कोई मेरी स्वतंत्रता, मेरे अधिकार, मेरे देश के अहित के बारे में सोचेंगे तो यह मैं कभी मंजूर नहीं करूंगा। आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और उन्हें मजबूती से पकड़े रखा। अब देखिए, हम देखते हैं कि आधुनिकता के इस दौर में हमने कितने अपने पुराने रीति रिवाज को छोड़ दिए या नहीं, कितने हमारी संस्कृति को हम भूल चुके हैं। आज हम देखते हैं बहुत सारे अच्छे रीति रिवाज, परंपराओं हमें पता भी नहीं है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में हमें हमारी संस्कृति, परंपराओं का आधार होना चाहिए। तो इसीलिए तो लेखक कहते हैं कि आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर भी उन्होंने कभी अपने जो मूल जड़ है उनको नहीं छोड़ा, और बल्कि उनको मजबूती से पकड़कर खड़े होकर आगे बढ़े। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और सभी बातों की तरह धर्म का भी उनके लिए गौण स्थान था। अब देखिए, उनका क्या था कि डूबे हुए अर्थात जिसका विकास नहीं हुए है, अविकसित लोगों का विकास करते हुए भले ही कि बहुत सारी समस्या आती थी, उसी प्रकार धर्म भी समस्या आते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में धर्म को स्थान नहीं दिया, हमेशा उसे गौण स्थान दिया अर्थात द्वितीय स्थान दिया। एक अद्भुत राष्ट्र का न कोई धर्म हो सकता है, न कला, न संगठन। अब देखिए, उस समय गांधी जी ने क्या देखा था, अब हमें तो सबको पता है, वो बैरिस्टर थे, वकील थे, फिर भी उन्होंने कौन से वस्त्र बाद में धारण किए थे उसके पीछे का इतिहास हमें पता है कि उन्होंने देखा कि एक तरफ मेरा भारत के आधा लोग कैसे रह रहे हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। ऐसे समय में वो अच्छे कपड़े पहन सकते थे नहीं, तो उन्होंने अपने
कपड़ों का त्याग किया, आपने बहुत सारे सुख सुविधाओं का त्याग किया। और उस तरह वो कहते हैं कि एक अद्भुत राष्ट्र का न कोई धर्म हो सकता है। हमारा जो राष्ट्र है उसमें कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, वहां पर सिर्फ क्या है, वह आधा भूखा राष्ट्र है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तो पहले हमारे देश की समस्या क्या है कि लोगों को खाना मिले, 2 वक्त का पेट भर खाना मिले। और अगर भूखे के सामने हम बड़ी बड़ी कलाओं की बात करें, बड़े बड़े धर्म की बात करेंगे, उनको समझ में आएगा नहीं। तो इसी प्रकार लेखक कहते हैं कि एक अद्भुत राष्ट्र का न कोई धर्म हो सकता है, न कोई कला, न कोई संगठन। करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वह मेरे लिए सुंदर है। अब देखिए, उनके लिए करोड़ों भूखों लोगों, मरते हुए लोगों के सामने उनके हित के लिए, उनके उपयोग के लिए जो अच्छी चीजें उनको दिखेंगे, जो विकास के मार्ग दिखेंगे, वह उनके लिए सुंदर है। आज हम सबसे पहले जिंदगी की जरूरी चीजें दें और उसके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तुएं और अलंकार अपने आप ही आ जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले सब जिंदगी की जरूरी चीजें कौन सी होती है? कौन कौन से होते? खाना, वस्त्र और फिर निवारा। जब मनुष्य के पास यह चीज उपलब्ध हो जाती है तो फिर वह आगे धीरे धीरे अपने बहुत सारी विकास की चीजें लाई जाती है। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि गांधी जी का यही मानना था कि पहले मनुष्य की जिंदगी की जरूरत चीजें जब पूर्ण हो जाएंगे तो उसके बाद शोभा की वस्तुएं और फिर ऐशो आराम की वस्तुएं, फिर अलंकारों, सारी चीजें, गहने विने सब आ जाते हैं। उन्होंने कहा, मेरी आकांक्षा है हर आंखों से हर आंसू को पोंछ लेना। देखो कितना महान उद्देश्य था उनके जीवन का। हर आंख से हर आंसू को वो पोंछना चाहते थे कि किसी भी गरीब व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, वह देश के हर व्यक्ति को सुखी देखना चाहते थे। किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे। अर्थात ये जीवन की जो मूलभूत चीजें होते हैं वो उनको देखकर खुश रखना चाहते थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने, जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी है, भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर लिया। अब देखिए, एक बैरिस्टर होने के बावजूद भी जब उन्होंने सारी वस्तुओं को त्याग कर दिया था तो वह देश का सबसे गरीब व्यक्ति माना जाता था। लेकिन वह सबसे गरीब व्यक्ति होने के बावजूद भी भारत की सामान्य जनता को उन्होंने सम्मोहित कर लिया था कि जनताओं के बीच में वह इतने आकर्षित हो गए थे, जनताओं में वो इतने अपनापन उन्होंने हासिल कर लिया था। उन्हें चुंबक की तरह आकर्षित किया, जैसे चुंबक आकर्षित करता है उसी प्रकार आम जनता के बीच में गांधी जी सर्वहारा वर्ग के बीच में आकर्षित हो गए थे। वे उनको अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी की तरह जान पड़े। तो इस प्रकार अतीत और भविष्य, इनका अनोखा मेल उन्होंने करवाया था। उन्होंने केवल अपने अनुयायियों में ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों में भी और उन तमाम तटस्थ लोगों में जो इस बारे में निश्चय नहीं कर पाते थे कि क्या सोचना और क्या करना है, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा कर दी। अब देखिए, उन्होंने यहाँ अपने सारे सोच विचार सिर्फ अपने शिष्यों तक ही नहीं बल्कि उनके जो विरोधक होते हैं या उनके आदर्शों के बारे में, उनके संदेश के बारे में, उनके जो सिद्धांतों के बारे में सामने वाले लोग जो तटस्थ रहते थे वह भी फिर शांतता पूरा व्यवहार या ऐसे व्यवहार से वो उनको परिवर्तित कर लाते थे कि वह लोग भी सोचने पर विवश हो जाते थे और क्या करना है क्या नहीं करना है यह सोचते ही रह जाते। और इस प्रकार उन्होंने मनोवैज्ञानिक क्रांति निर्मित कर दी थी। मनोवैज्ञानिक क्रांति मतलब वह किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि भावनिक होकर परिवर्तन लाना चाहते थे। मन से, हृदय से परिवर्तन वह करना चाहते हैं, चाहे वो उनके शिष्य हो या फिर उनके विरोधक हो, सब में वह मनोवैज्ञानिक या हृदय से परिवर्तन करना चाहते थे। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, लेकिन यह खास किस्म का अधिकार था क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय, विद्रोही, अनेक पक्षीय संगठन था जिसमें तरह तरह की राय होती थी और उसे
आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया सकता था। गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे, कभी कभी वे अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे। अब देखिए, उन्होंने जो कांग्रेस की संगठना की थी वह किस प्रकार से थी, उसमें जो डिसीजन लिए जाते थे वह आपसी लोगों के द्वारा लिए जाते थे और वह सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए होते थे। अब कभी कभी गांधी जी ऐसे सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए, उन्नति के लिए बहुत सारे लोगों के सामने उनको झुकना भी पड़ता था और उनके मन के विरुद्ध कुछ फैसला भी लेना पड़ता था। उन फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उनमें उनका उद्देश्य था सिर्फ सर्वहारा वर्ग का विकास। इस तरह सन 1920 में नेशनल कांग्रेस ने और काफी हद तक देश ने इस नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया। एक के बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और उसके कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े, लेकिन इन मुसीबतों को चूंकि खुद आमंत्रित किया गया इसलिए उसने शक्ति ही मानी। तो इस प्रकार देखो, उन्होंने शांततापूर्वक सविनय अवज्ञा आंदोलन किया और फिर इस प्रकार से आंदोलन करके उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो भी समस्या आती थी, मुसीबतें आती थी, उनको वह इस कार्य में अपनी शक्ति मानते थे। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी नहीं था तब भी भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से असहयोग जारी था, गर्चे उसका आक्रामक चरित्र समाप्त हो गया था। असहयोग मतलब देखो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो वस्तुएं भारत में आती थी तो उनका स्वीकार न करना, इस प्रकार से उनके द्वारा दिए गए चीजों को वह अपनाएंगे नहीं, सिर्फ भारत में बनाई गई चीजों को अपनाना। तो इस प्रकार असहयोग करना कि उनको किसी भी प्रकार से आर्थिक स्थिति में उन्नति करने में, विकास करने में मदद नहीं करना। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। निष्क्रियता, गतिशील न होना, भावात्मक, भावों से संबंधित, अस्पष्ट, समझ न आना, अंतरतम, हृदयगत, सरोकार संबंध, नामंजूर, न मानना, सार्वभौमिक, संपूर्ण भूमि से संबंध। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से गांधी जी कार्यरत थे, इसके बारे में पढ़ा। आगे भी हमें उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।